हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। मतलब वह इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड जो कि हमारी नेकेड आई से परे है, जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उस इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? आपको कैसा लगेगा अगर आपके चारों ओर का जो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो आपको दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जो दही खाते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। यदि वो माइक्रोब्स दिखने लगे तो क्या आप उस दही को खा पाएंगे? How do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even what counts as living? जब आप इस चैप्टर में इस हिडन वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जब छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या आपकी जो सोच थी जो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी साइज या कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वो बदल जाएगी? और वो कैसे बदल जाएगी? Have you thought how these tiny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते होंगे, कैसे बात करते होंगे? यदि आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज मुझे उन्हें शेयर कीजिए। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो हमारी आंखें हैं कि वो सारी साइज की चीज़ों को नहीं देख सकती, केवल एक जो निश्चित साइज है उससे ऊपर के साइज की चीज़ों को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। लंबे समय तक बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो हमारे चारों तरफ का जो लिविंग वर्ल्ड है, छोटा सा जो लिविंग वर्ल्ड है, हमसे अननोन रहा। Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. बहुत समय पहले लोगों ने एक ग्लास के कर्व पीस की खोज की जिससे छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में हेल्प मिलती थी। The piece of glass was shaped like a lentil seed, thick in the middle and thin at the edge. Hence, they called it a lens. तो ये जो ग्लास का पीस था, उसका शेप एक मसूर के दाने के जितना था, जो बीच में मोटा था और किनारों से पतला था। क्योंकि ये जो कर्व पीस था ग्लास का, ये लेंटिल सीड के जैसा ही दिखता था, इसीलिए इसी के नाम पर हमने इसे लेंस कहा। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लेंसेज में इम्प्रूवमेंट हुए और ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए। हम इनसे छोटी चीज़ों को और ज़्यादा बड़ा करके देखने लगे। Each new tool, from simple magnifying glasses to microscopes, helped humans see what their eyes could not. तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हों या माइक्रोस्कोप्स हों, इन्होंने ह्यूमंस की बहुत हेल्प की उन चीज़ों को देखने में जो अपनी नेकेड आई से वे नहीं देख पाते थे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विथ टाइनी लिविंग क्रीचर्स। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से हम ये जो मनोरंजक छिपी हुई दुनिया थी, जो छोटे छोटे क्रीचर से भरी हुई थी, जिसे हम देख नहीं पाते थे, उसे भी देख पाए। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। हम इन्हीं छोटे छोटे लाइफ फॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। आपने पहले ही लिविंग बींग्स की बहुत सारी वैरायटी के बारे में पढ़ रखा है। Just look around, there are so many beautiful plants and animals. They are of all shapes, sizes and colors. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे आपको सुंदर सुंदर प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई देंगे। वो अलग अलग शेप, साइज और कलर के हैं। Some living beings are tiny while others are really big. उनमें से कुछ तो बहुत छोटे हैं जैसे चींटी, और कुछ बहुत बड़े हैं जैसे हाथी। They differ not only in their structure but also in many other features. अब उनके केवल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट नहीं है, उनके और भी फीचर्स हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल उनके खान पान अलग हो सकते हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उनमें अलग हो सकती हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है, जो ये लिविंग बींग्स हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? अब आप अपने चारों तरफ देखिए और उसमें से क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसे आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। इसके बारे में सोचिए और आप बताइए कि आपकी आंखें कितनी छोटी चीजों को देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? आपने कुछ लोगों को रीडिंग ग्लासेस का यूज करते हुए देखा होगा, किताब जब पढ़ते होंगे तो वो रीडिंग ग्लासेस का यूज करते हैं। तो वे क्या हेल्प करते हैं उनकी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को पढ़ने में? ऐसा उन ग्लासेस में क्या होता है? और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस को जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं तब क्या होता है? लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क made up of glass as shown in figure 2.1, fill it with water। अब आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जो कि ग्लास का बना हुआ है। इसमें हमने पानी भर दिया है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विथ अ कॉर्क। इसके बाद हमने इसका जो माउथ है इसे हमने कॉर्क से क्लोज कर दिया है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब आप इसे एक बुक पर रख दीजिए और फिर आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे लेटर्स हैं वो बड़े दिखाई देने लगेंगे। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर larger when see through the flask. This happens because the flask filled with water acts like a magnifying glass। अब ये जो फ्लास्क है पानी से भरा हुआ, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करने लगता है, जिसके कारण हमें जो छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे लेटर्स है वो हमें बड़े बड़े होकर दिखाई देने लगते हैं। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास to look at small organisms like an ant। Were you able to see the details of its body more clearly? अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो रियल मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप उसे छोटे से एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे एक चींटी है, उसे ही देखने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसकी जो बॉडी पर जो पार्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं? For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them। लंबे समय तक लोगों को बहुत उत्सुकता थी ये पता लगाने में कि हमारे चारों ओर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उन्हें देख पाएं, बट दे कुड नॉट सी देम विथ देयर नेकेड आइज। लेकिन वे अपनी नेकेड आई से इन्हें नहीं देख पाते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो हमने फिर कैसे इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर किया, कैसे देखा? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस साइंटिफिक डिस्कवरी ने हमारी हेल्प की इस टाइनी वर्ल्ड को देखने में? In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। वो एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर और आर्टिस्ट थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्स ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। और फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप की मदद से कुछ ऐसी चीज़ों की ड्राइंग इस बुक में बनाई है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। His microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye। तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके देखने में हेल्प मिली।
One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. These compartments reminded him of a honeycomb. एक दिन उन्होंने जो कॉर्क की पतली से स्लाइस ली और उसमें उन्होंने इसी माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे छोटे स्पेसेस देखे। इन स्पेसेस को देखकर उन्हें मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उनकी याद आई। ये जो छोटे छोटे स्पेसेस थे उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं वैसे ही लगे। He drew what he saw and called each small space a cell. अब उन्होंने जो भी देखा उसे ड्रॉ किया और जो छोटे छोटे स्पेस थे उन्हें सेल कहा। This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. तो सबसे पहले सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने ही दिया था और उन्होंने ही सेल शब्द का यूज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए किया था। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, Antony von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. अब लगभग इसी टाइम पर 1660s में ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक जो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने रॉबर्ट हुक से भी ज़्यादा अच्छे लेंसेज बनाए और इन लेंसेज का यूज़ करके उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया उससे चीज़ें और भी ज़्यादा बड़ी करके देख पाए। He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. और उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को इस माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। Because of this, he is known as the father of microbiology. और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। What is a cell? All living beings are made up of cells. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं। कोई एक सेल का बना होता है तो कोई बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। जब आप सेल को देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये किस तरीके की दिखती है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। चलिए माइक्रोस्कोप का यूज करके हम सेल को देखते हैं। Let us study a cell. Take an onion bulb from your kitchen or garden and wash it thoroughly with water. अब एक ऑनियन बल्ब लीजिए आप अपनी किचन से या गार्डन से और इसे अच्छी तरीके से धो लीजिए। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। अब इसे टुकड़ों में काट लीजिए वर्टिकली। Take one piece of onion and pull out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. This layer is called the onion peel. अब आप फोर्सेप की मदद से इसके जो अंदर की तरफ एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक टुकड़ा लीजिए और फोर्सेप की मदद से इसके अंदर की तरफ एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है उसे निकाल लीजिए और इसी को हम अनियन पील कहेंगे। Place the peel in a petri dish containing a few drops of saffronin for 30 seconds. अब जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमने इस पील को, जो अनियन पील थी, इसे हमने एक पेट्री डिश में रख दिया है। पेट्री डिश में पहले से ही सैफरन स्टेन रखा हुआ है। अब इस पेट्री डिश में जिसमें सैफरन स्टेन रखा हुआ है, अनियन पील को हम 30 सेकंड के लिए रख देंगे। This will give a pinkish color to the cells and help us see them clearly. अब इससे क्या होगा, सेल का कलर पिंक हो जाएगा जिससे हम सेल को क्लियरली देख पाएंगे। अच्छा, हम स्टेन का यूज़ क्यों करते हैं? हम बिना स्टेन के भी तो सेल्स को देख सकते हैं। देख तो सकते हैं लेकिन इससे जो सेल है वो धुंधली दिखाई दे सकती है, जो सेल की इमेज है वो धुंधली दिखाई दे सकती है और स्टेन का यूज़ करने से सेल हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. अब हम जो ये पेट्री डिश में जो अनियन पील थी, अब हम इसे सेकंड पेट्री डिश में डालते हैं जिसमें साफ पानी रखा हुआ है।
अब इस पानी में हम थोड़ी देर के लिए इस अनियन पील को छोड़ देंगे और जिससे ये थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। ऐसा हम इसीलिए करते हैं जिससे अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेन आ गया हो तो हम उसे हटा देंगे। एक्स्ट्रा स्टेन होने से ये नुकसान होता है कि पूरी जो सेल है वो डार्क पिंक कलर की हो जाएगी और फिर कुछ भी हमें माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसे हम साफ पानी से रिमूव कर देते हैं। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. अब हम क्या करते हैं, जो अनियन पील थी उसे हम ग्लास स्लाइड पर रख देते हैं, जैसे कि आपको फोटो में पिक्चर में दिख रहा है। इस पील को हम ग्लास स्लाइड पर रख देंगे एक ब्रश की मदद से, और ये इतना ध्यान रखेंगे कि जो ये पील है ये टूटे नहीं और ना ही फोल्ड हो। Now pull a drop of glycerin over the onion peel on the slide. The glycerin will prevent drying of the cells and improve clarity for better visualization of cells. आप देख सकते हैं कि हमने अनियन पील पर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाल दी है। ग्लिसरीन की ड्रॉप डालने के दो बेनिफिट है। पहला तो जो सेल है वो ड्राई नहीं होती है, ये सेल को ड्राई होने से रोकता है, और दूसरा इससे जो सेल की जो क्लैरिटी है वो भी बढ़ जाती है, हम उसे ज़्यादा साफ देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नीडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। अब हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे और इस कवर स्लिप को इस तरह रखना है कि कोई भी एयर बबल ना बने। Use blotting paper to gently wipe off any extra glycerine around the edges of the cover slip. अब हम ब्लॉटिंग पेपर के यूज से जो कवर स्लिप के चारों ओर जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लग गया उसे साफ कर देंगे। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्डस्कोप, कंपेयर इट विथ फिगर 2.3c। अब इसे, ये जो हमने तैयार किया है इसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और ये जो स्लाइड है इसमें जो सेल दिखेंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके की नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। These are the cells of the onion peel which are closely arranged without any space between them. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो बहुत सारी सेल्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हैं और इनके बीच में बिल्कुल कोई भी स्पेस नहीं है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आप आपके चारों ओर जितने भी प्लांट्स की लीव्स हैं या फिर तो आप उन्हें देखने की कोशिश कीजिए इसी तरीके से माइक्रोस्कोप में। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सारे ही प्लांट सेल्स के बने होते हैं। What do you think the body of an animal is made of? आपको क्या लगता है कि एनिमल्स की बॉडी किसकी बनती होगी? अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ये जो पिक्चर सी है और ये जो पिक्चर डी है इसमें आपको सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ये एक मकान की दीवार का पिक्चर है और ये अनियन पील का जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा था उसका पिक्चर है। तो इन दोनों में, जैसे हमारा मकान ईंटों से बना होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे जो मकान है वो ईंटों से बना है क्योंकि उसकी जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी सेल्स का बना हुआ है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए हम सेल्स को कहेंगे। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। अपने मुंह को साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। अब एक टूथपिक लीजिए और उसका जो ब्लंट एंड, आपको शार्प एंड नहीं लेना है, ब्लंट एंड लेना है, और उसे अपने गाल के अंदर की सतह पर हल्के से स्क्रैप कीजिए। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली।
अब ये जो स्क्रैप्ड मटेरियल है आप उसे इस ग्लास स्लाइड पर रखिए जिस पर एक पानी की ड्रॉप पहले से ही रखी हुई है। तो इस पानी की ड्रॉप में आप इस मटेरियल को मिला दीजिए। Add a drop of methylene blue over the material on slide. Adding stain improves the visibility of the material under the microscope by increasing contrast. अब आप एक ड्रॉप मिथिलीन ब्लू की लीजिए और इस स्लाइड पर रख दीजिए जहां पर आपका मटेरियल रखा हुआ है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। स्टेन ऐड करने से क्या होता है, जो भी मटेरियल हमने रखा है उसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। कैसे इम्प्रूव हो जाती है, जब हम स्टेन से किसी भी चीज़ को स्टेन करते हैं, जैसे सेल को हमने स्टेन किया किसी भी स्टेन से, तो कंट्रास्ट के कारण वो हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। जो स्टेन होता है वो सेल के कुछ पार्ट को अच्छे से कलर करता है और कुछ पार्ट को थोड़ा कम कलर करता है। उससे क्या होता है, लाइट और डार्क का कंट्रास्ट बन जाता है जिससे हमें सेल के पार्ट्स साफ साफ दिखाई देते हैं। आफ्टर 1 minute, add a drop of glycerine over the material on the slide to prevent the cells from drying. अब सेल को सूखने से रोकने के लिए, सेल के ड्राई होने से रोकने के लिए हम इस मटेरियल पर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाल देंगे। Now carefully place a clean cover slip on the material and remove the excess glycerine from the edges of the cover slip using blotting paper. अब हम इस पर एक जो मटेरियल है उस पर हम एक क्लीन कवर स्लिप रख देंगे और फिर इस कवर स्लिप के आसपास से ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हम एक्सेस जो ग्लिसरीन है उसे हटा देंगे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। अब ये जो आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए और जो भी आपने देखा है उसे नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। What did you observe? You will observe a polygon shaped structures as shown in figure 2.4. These are cheek cells which form the inner lining of your mouth. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये चीक सेल्स हैं, हमारी चीक से ली गई हैं, जो कि हमारे माउथ की इनर लाइनिंग को फॉर्म करती हैं। What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human cheek cells in activity 2.3? आपने 2.2 में अनियन पील जो कि प्लांट सेल है उसे देखा और अभी आपने ये ह्यूमन चीक सेल है यानी ये एनिमल सेल है, इसे देख रहे हैं आप। इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं, एक तो शेप का डिफरेंस है दोनों में, ये पॉलीगॉन शेप्ड है और वो रेक्टेंगुलर थी, लगभग रेक्टेंगुलर थी। और भी इसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। You have observed that cells have 3 main parts: a thin outer lining, a central region and a small round structure inside it. अब इस सेल को आप ऑब्जर्व करो तो पाओगे कि इसमें एक आउटर लाइनिंग है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और अंदर ये फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और बीच में ये राउंड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो है न्यूक्लियस। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। इस तरह इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बीच में। विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियस है ये थिन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है। दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है, ये तीनों किसी भी सेल का बेसिक पार्ट बनाते हैं। Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall. अब जो प्लांट सेल होती है जैसे कि अनियन पील सेल है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है
जिसे बोलते हैं हम सेल वॉल। What is the importance of these structures in a cell? What functions do they perform? Are these functions important for the maintenance of life? अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी सेल में, उनके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या वो हमारी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर में आगे मिलेंगे। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं और ये एक सेल को दूसरी सेल से अलग भी करती है, सेपरेट करती है। इट इज पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इसे पोरस बोलते हैं। इन पोर्स के थ्रू हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए जितने भी मटेरियल ज़रूरी होते हैं वो एंटर करते हैं बाहर से अंदर की तरफ, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं इन पोर्स के थ्रू। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल and compounds such as carbohydrates, proteins, fats and minerals, salts. Most of the life processes take place within the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में दूसरे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, और ज़्यादातर जो बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही चलती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में ही चलती हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। न्यूक्लियस सेल के अंदर चलने वाली सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, या फिर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, और ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. This is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure. जो सेल वॉल होती है वो सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब मजबूती प्रोवाइड करती है। इसके कारण जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी होती है। A step further, cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids. तो जो प्लांट सेल्स होती है उनमें एक रॉड शेप्ड छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट्स कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे प्लांट का कलर ग्रीन होता है, और ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं ये जो प्लास्टिड होते हैं वो सब्सटेंस के स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। प्लांट सेल्स में एक बड़ा सा खाली स्पेस जैसा नज़र आता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो वैक्यूल होता है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है, इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर भी करता है और सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, जिससे सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में ज़्यादातर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। These small vacuoles store certain substances dissolved in water. देखिए एनिमल सेल्स में वैसे तो वैक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो वे बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये पानी में घुलनशील कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, each with its own special function to allow the cell and in turn the entire organism to work.
तो सेल केवल एक लिक्विड से भरा हुआ बैग नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म वर्क कर पाता है। देखिए यहाँ पर ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है वो एक कोने में आ जाता है, ये वैक्यूल की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक कॉर्नर पर आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स में होता है क्योंकि प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। बड़ा वैक्यूल केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी कभी कभी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। We have now understood the basic structure of cell. अब हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। अब जो एनिमल्स में जो सेल्स होती हैं उनमें भी जो बहुत सारी सेल्स होती हैं उनके भी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये दो मसल सेल और नर्व सेल दिखाई गई हैं। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। The muscle cell and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6a and b. What are the similarities and differences you see in them? अब इसमें मसल सेल ये है और ये है नर्व सेल। इसमें आपको डिफरेंसेस क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ही दिखने में बिल्कुल अलग हैं। A muscle cell is shaped like a spindle while a nerve cell is very long, has branches. जो मसल सेल है ये स्पिंडल शेप की है, जबकि जो ये नर्व सेल है इसमें ये बहुत लंबी है और इसमें ब्रांचेस हैं ये। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप व्हाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। इसी तरीके से कुछ सेल्स तो राउंड होती हैं और कुछ सेल लंबी होती हैं और पतली होती हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल भी वेरी करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो केवल एक ही सेल के बने होते हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो सेल्स होती है एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों होती है। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। अब इनके जो शेप और स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो शेप और स्ट्रक्चर है, क्या इनके फंक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific functions. जो सेल्स का यूनिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है, इससे वे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। लेकिन किस प्रकार ये सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। लेट अस फाइंड आउट। आओ पता लगाएं। You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat. आपने एक्टिविटी 2.3 में भी ऑब्जर्व किया था कि जो इनर चीक सेल्स होती हैं वो थिन और फ्लैट होती हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। वो हमारे जो चीक होते हैं, हमारे जो गाल होते हैं, उनके इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं और वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाती हैं। Nerve cells, also known as neurons, carry messages in our body. Nerve cells, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करते हैं। The elongated shape and branched structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. इनका जो elongated लंबा शेप होता है और branched स्ट्रक्चर होती है, उससे ये बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच पाते हैं और मैसेजेस को क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी तरह प्लांट सेल में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इन प्लांट्स टू सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक।
प्लांट्स में भी कई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में सेल्स मिलती हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल या फिर ट्यूब लाइक। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। कुछ प्लांट सेल्स लॉन्ग ट्यूब की तरह होती हैं, जिससे वाटर को एक जगह से, प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्प मिलती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। आपने ग्रेड 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाई होगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. अब जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं। मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही जो फूड होता है वो स्टमक में पुश हो जाता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड। अब ये मूवमेंट इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं और थिन होती है। इसी कारण ये फूड को फूड पाइप से स्टमक में पुश कर पाती हैं। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अब स्टमक में भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो स्टमक की वॉल में जो मसल सेल्स होती है वो फूड को चर्न करने में हेल्प करती हैं। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। और जो दूसरी सेल्स होती हैं स्टमक की इनर लाइनिंग में वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और एसिड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस और एसिड मिलकर ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। All these cells work together to make digestion possible. और ये जो सारी सेल्स मिलकर वर्क करती हैं उसी से ही हमारे शरीर में डाइजेशन। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी? सबसे पहले सेल शब्द का यूज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की? हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेन क्यों करते हैं? सेल के विजुअलाइजेशन में हम ग्लिसरीन का यूज क्यों करते हैं? नर्व सेल और मसल सेल का शेप क्या होता है? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। थैंक यू।